Good evening, sir. Good evening, learners. Good evening, learners. Let's wait for 2 3 minutes more and we'll start our session for today. Good evening, sir. So let's start our session for today. Uh, Today we'll be discussing हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ BCOC 133 क्योंकि इसके सेशन हमारे किसी ना किसी वजह से इंटरप्शन की वजह से नहीं हो पाए थे। तो ये एडिशनल सेशंस हैं जो ऑलरेडी एडिड नहीं थे। तो अगर कोई आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी सारे सेशंस अटेंड कर रहे थे, आप उनको भी अपने ग्रुप्स में या डाल सकते हैं कि वो इसको दैट दे कैन अटेंड दिस सेशन. So it will be about the contracts, the business laws, and what all the things which what are what are the terms which are used in business. So we have discussed about contract earlier also. So anyone who do have any idea about what is contract, contract क्या होता है, आपके किसी को भी कोई आइडिया हो बता सकता है.
सर क्या पूछा आपने? आप अटेंटिव रहा करिए। मैंने पूछा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या पता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सर जैसे कि कोई कानून तौर पे ए और बी ने मतलब कि 2000 का माल खरीद मतलब कि 2000 का मतलब कि ए ने कोई घर बेच रहे हैं। जैसे कि ए ने घर बेच रहे हैं और कानून जो मतलब कि बी है जो मतलब कि 2 लाख मतलब कि ए है जो 2 लाख में खरीद मतलब कि बेच रहा है और बी बी मतलब कि बी है जो मतलब कि वो सोच रहा है कि जो मतलब कि वो दो मतलब कि 2 घर हैं, तो वो सोच रहा है कि वो मतलब कि दूसरा वाला घर मतलब कि दोनों ही एक घर मतलब कि जो दूसरा वाला है ना, वो 2 लाख में बेच रहा है। हाँ, कोई नहीं, आप कोशिश करिए, बढ़िया कोशिश करिए। हाँ जी, ऐसा ही होता है। ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, सही कोशिश करिए आपने। और कोई कुछ और बताना चाहिए? जैसे कि वन ऑफ द लर्नर्स सेड कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। और जब कोई भी पार्टनरशिप, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके बीच में हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कोई नॉर्मल अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है दो लोगों के बीच में। वो कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है। आप वो कॉन्ट्रैक्ट अपना आपका लॉफुली भी एक लॉफुली जैसे एग्रीमेंट्स बनते हैं, एग्रीमेंट्स के बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आती हैं। लॉ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टाइप्स के लॉ होते हैं। अगर आपने सबने ही सुना होगा, क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, तो बहुत सारे तरीके के लॉ होते हैं। ऐसे ही बिजनेस लॉज होते हैं। बिजनेस लॉज वो होते हैं जिनके हिसाब से हम अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो उस लॉ के हिसाब से ही हम बिजनेस को रन करते हैं। दैट बिजनेस इज रन अकॉर्डिंग टू द लॉज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं बिजनेस के लिए, जैसे कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बताया। एक बिजनेस लॉ को हम मर्केंटाइल लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस बेस पे चलता है? ये किस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बेस पे चलता है हमारा जो बिजनेस लॉ होता है। द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक बेलमेंट, प्लेज, इंडेमिनिटी, गारंटी एंड एजेंसी, ये सारी चीजें हमारी बिजनेस लॉ के अंदर ही आएंगी। तो अब हम फर्स्ट यूनिट के अगर हम बारे में बात करें तो फर्स्ट यूनिट है एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके क्या क्या पार्ट्स हमारे एसेंशियल होंगे, कौन कौन से पार्ट उसके इंपॉर्टेंट हैं हमारे
Just a moment. तो कोई बता पाएगा हमने लास्ट जो BCOC 133 का सेशन किया था उसमें कितने यूनिट्स हमारे कितने ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कॉन्ट्रैक्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। सुभाष बुशाल, अगर आप बोलना चाहते हैं कुछ तो बोलिए, नहीं तो म्यूट कर दीजिए। तो एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हमने दो दो ब्लॉक इसके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे BCOC 133 के, क्योंकि इसके 5 ब्लॉक हैं तो हम अब थर्ड ब्लॉक से शुरू करेंगे। कोई अगर कुछ बोलना चाह रहा है तो बताएं। यस सर, आपने पूरा कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट वाला हम पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट। तो हम थर्ड ब्लॉक से शुरू करेंगे आज का सेशन ना। तो थर्ड ब्लॉक है इसमें स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं इसको अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, देन एवरीवन विल बी एबल टू सी। इसमें अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो थर्ड ब्लॉक से हम शुरू कर रहे हैं। मैंने शेयर कर दिया स्क्रीन पे, आप लोग भी खोल सकते हैं इसको ब्लॉक को। तो इसमें हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट इसमें यूनिट है वो इंडेमिनिटी और गारंटी है। कि कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं, दो टाइप के इन्होंने यूनिट 10 में बताया है, इंडेमिनिटी और गारंटी। गारंटी के बारे में हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। इंडेमिनिटी के बारे में किसी को कोई आइडिया हो तो बता सकता है। चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं हम टाइम वेस्ट करे बिना। इंडेमिनिटी का मतलब होता है कि अगर किसी फाइनेंशियल लॉस पे किसी भी तरह के एक अगर लॉस हो जाता है, उस लॉस पे मनी जो हम पे करते हैं वो इंडेमिनिटी के अंदर आती है। तो इसी के बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि इंडेमिनिटी और गारंटी टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। इंडेमिनिटी का कोई कोई एग्जांपल दे। अगर इंडेमिनिटी का मैंने आपको मतलब बताया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉस के केस में मनी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट का कोई एग्जांपल अगर कोई बताए। जैसे सर जैसे कि माल जो है, मतलब कि मैंने कोई कंपनी से माल खरीदा है और मतलब कि वो मतलब कि बारिश की वजह से भीग गया, या मतलब कि वो लॉस ही हो गया, और कंपनी कंपनी मतलब कि
दोनों लोग मतलब कि कंपटीशन में वो क्या करते हैं, हानि हानि का मतलब कि दोनों लोग वो करेंगे, भरपाई करेंगे। ये ठीक है, ये भी रिलेटेड नहीं था, पर कोई नहीं, जो हमने पहले पढ़ा है उससे रिलेटेड है ये। तो इंडेमिनिटी का एक एग्जांपल अगर हम पढ़ें, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, यहाँ पे एक एग्जांपल से बताया गया है। पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। यानी कि अगर आपके दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आपको मनी प्रोवाइड करूंगा, दैट ए प्रोवाइड मनी बी को प्रोवाइड कर रहा है, और बी ने किसी सी के साथ बिजनेस किया, तो ए एक गारंटी भी साथ में या इंडेमिनिटी साथ में देता है कि अगर आपको सी के साथ बिजनेस करने में कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस का भी सारी भरपाई मैं करूंगा। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, जहां पर आप मनी तो देते ही है, साथ में एक एक गारंटी या फिर इंडेमिनिटी भी देते हैं कि लॉस के केस में, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके लॉस के केस में वो जो सारा जो वो है आपका जो लॉस है वो मैं कवर करूंगा। इसको एक तरह से अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज का भी देखें, अगर इंश्योरेंस कंपनीज के हम एक एग्जांपल लें, तो ये भी एक इंडेमिनिटी का ही एग्जांपल होगा, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, पर आप उसके एक इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब राइट्स ऑफ इंडेमिनिटी होल्डर के, इंडेमिनिटी होल्डर जो है उसके क्या क्या राइट्स होंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। He is entitled to recover all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which promise to indemnify applied। मतलब वो क्या क्या चीजें क्लेम कर सकता है उस चीज के बारे में बताया हुआ है। अगर कोई अगर कोई इंडेमिनिटी होल्डर है, यानी कि जिसको इंडेमिनिटी दी गई है, वो पर्सन क्या क्या चीजें क्लेम कर सकता है। सिमिलरली जैसे हम एक इंश्योरेंस कंपनी की हम बात कर रहे थे, तो इंश्योरेंस में कैसे अगर हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, वो उसी से सिमिलर ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आप उससे एक 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 सिमिलैरिटी बना के चलेंगे तो बड़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा उसके क्या क्या राइट्स हैं। तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल डैमेजेस, जो भी डैमेजेस होंगे वो एंटाइटल्ड है, इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम इंडेमनिफायर ऑल कॉस्ट व्हिच ही हैड पेड इन ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनिफायर ऑल द अमाउंट व्हिच ही हैड पेड अंडर द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट्स। मतलब अलग अलग टाइप से, किसी भी टाइप से अपने जो लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर कर सकता है। थ्री टाइप्स बताई गई थी। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब हमने इंडेमिनिटी पढ़ लिया, इंडेमिनिटी क्या होता है। अगर गारंटी की बात करें तो गारंटी क्या होता है, अगर हमने गारंटी कल परसों भी डिस्कस किया था, तो हम दोबारा से इसको एक बार रिवाइज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ द डिफॉल्ट। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। ये चीजें आप याद कर सकते हैं इस डेफिनेशन को। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेब्टर and the person to whom the guarantee is given is called the creditor। तो गारंटी को आप बहुत इजी टर्म्स में समझ सकते हैं कि गारंटी का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन को कोई अगर चीज आप सेल कर रहे हैं या फिर कोई चीज आप एक प्रॉमिस कर रहे हैं, तो साथ में आप अगर कोई एक मनी पे कर रहे हैं तो साथ में आप एक गारंटी देते हैं। गारंटी की क्या होती है कि कोई भी किसी भी लॉस के केस में, फॉर एग्जांपल इसमें जैसे बताया, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of default। यानी कि कोई लॉस हो जाता है या फिर कोई चीज का, अगर आप कोई चीज अपनी सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो खराब हो जाता है, तो जब तक आपने गारंटी दी है उस चीज की, तो आप उस चीज को प्रॉपरली पूरा या तो उसका मनी बैक करेंगे या रिप्लेस करेंगे। तो वो एक इजी टर्म में अगर आप इसको समझना चाहें, तो अब इसमें तीन लोग इन्वॉल्व हैं। हु गिव्स अ गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। जो पर्सन गारंटी देता है उसको बोलते हैं श्योरिटी। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेब्टर। एंड द पर्सन हुम द गारंटी, जिसको दी जाती है वो क्रेडिटर है, जिसने दी है वो श्योरिटी है, और जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है किसी, अगर हम किसी थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में गारंटी दे रहे हैं कि आप उस थर्ड पर्सन के साथ बिजनेस करिए,
और अगर बिजनेस में लॉस होता है तो जो श्योरिटी जो बीच में पर्सन है जिसके बारे में हम जिसके रेस्पेक्ट में गारंटी दी जा रही है, थर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डेप्टर। So a contract of guarantee is an agreement, and as such, all the essentials of valid contract must be present. For instance, the contracting parties should be competent to contract. मतलब आप अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या एक तरह से रूल्स होंगे। तो जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं वो दोनों कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी कि कोई भी दोनों पार्टीज जो गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स हैं, यानी कि वो मेंटली साउंड होने चाहिए, वो एक एक एज के होने चाहिए, यानी कि एडल्ट्स होने चाहिए। ये सारे जो रूल्स हैं वो सारे अगर फॉलो करते हैं तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दे सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल भी दिया, सपोज इन द अबव मेंशन एग्जांपल बी इज अ माइनर दैट इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई माइनर है तो वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। माइनर सिर्फ एक ही केस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब बहुत ही मजबूरी है, तो उसके केस में उसका जो एक गार्जियन है, जो उसका लीगल गार्जियन है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है माइनर के बेस पे। तो अगर नेक्स्ट पढ़े, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग डेब्ट और अ प्रॉमिस whose performance is guaranteed. In case there is no such debt or promise, there can be no valid guarantee. In fact, contract of guarantee presupposes the existence of loyalty enforceable by law. For example, A gives the guarantee to B. A ने B को guarantee दी for the payment of time barred debt due to C. कि ए ने बी को गारंटी दी है कि आप जो पेमेंट करने के लिए एक टाइम बार मतलब जो एक किसी लिमिटेड टाइम के लिए है, जो सी से एक उसने बी ने एक डेब्ट ली हुई है, उसकी गारंटी ए देता है कि मैं गारंटी देता हूं आपने जो डेब्ट ली हुई है उसके लिए। दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज द प्राइमरी लाइबिलिटी बिटवीन बी एंड सी इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये बी एंड सी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमने बी को पहले ही माइनर बता दिया है, तो बी अगर माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, इसलिए ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence to material circumstances is invalid. मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो दोनों पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगी। अगर कोई भी पार्टी अगर उसमें साइलेंट है, यानी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब ये डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में। डिफरेंस आप लोग पढ़ेंगे खुद। एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। श्योरिटी अभी हमने पढ़ा था कि श्योरिटी कौन होता है। श्योरिटी वो होता है जो गारंटी देता है, तो उसकी कितनी लाइबिलिटी होती है, यानी कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में यहाँ पर हम इस पैराग्राफ में डिस्कस कर सकते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी जो है, श्योरिटीज की कितनी लाइबिलिटी होती है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ए गारंटीज टू बी द पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी। जस्ट ऑन। तो एक ये जो एग्जांपल है, ए गारंटीज टू बी द पेमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी। मतलब ए ने बी को गारंटी दी, बी और सी के बीच में कोई बिल एक्सचेंज हुआ है उसके बारे में। द एक्सेप्टर, जो सी क्या है, एक्सेप्टर है, ऑन ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड बाय सी, ए इज लायबल नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ द बिल बट ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट एंड चार्जेस। यानी कि अगर ए ने गारंटी दी है बी को कि अगर बी और सी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसको उसके लिए लायबल है, मतलब वो पूरा लायबल, उसको उसका जो भी लॉस होगा वो उठाएगा। पर इन केस जो सी है, अगर उसने लॉस को तो जो बिल है उसको तो पे करा ही नहीं है, साथ में जो उस पर इंटरेस्ट, अगर बिल को क्यों नहीं पे जब नहीं करते हैं तो उस पर एक इंटरेस्ट लग जाता है, तो ए उस केस में उस इंटरेस्ट के लिए भी लायबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लॉस हुआ है उसी के लिए लायबल होगा या उस बिल के लिए लायबल होगा, वो इंटरेस्ट के लिए भी लायबल होगा, लॉस के लिए भी लायबल है, इंटरेस्ट के लिए भी लायबल है। सर हाँ बताएं। तो मतलब कि सी
तो स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो ए और बी के बीच में चलेगा ना। क्या कर रहा है सी? मतलब कि सी बिल को स्वीकार नहीं कर रहा है तो ए और बी गारंटर हो जाएंगे ना। देखिए बी और सी के बीच में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, ए ने सिर्फ गारंटी दी है कि अगर आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं, जैसे कि आप एक सिंपल एक इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेके चलिए कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक गारंटी दी है कि आप अगर कुछ भी लॉस होता है आपके बीच में, तो कुछ भी होता है तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। आप इस चीज को लेके चल सकते हैं, इस एग्जांपल से लेके चल सकते हैं। अब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी? ए, जिसने एक गारंटी दी है। अब इंश्योरेंस दिया है, तो अब जो क्या अगर इस केस में अब बी कौन हो गया? जो जिस 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 जो पर्सन है जिसने वो इंश्योरेंस लिया है वो हो गया बी। अगर कोई भी लॉस होता है बी और सी के बीच में, ये बी और सी मतलब अगर आपकी कार है उसको हम सी मानते हैं, बी और सी के बीच में कोई लॉस होता है तो ए उसको उठाएगा, उस लॉस को उठाएगा। लॉस को ही नहीं उठाएगा, अगर लॉस के साथ साथ कोई और भी इंटरेस्ट उस पर लग रहा है तो वो सारी चीजों को उठाएगा साथ में। ये इस तरह से समझ सकते हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा इंश्योरेंस का जो एग्जांपल है, बट आप इसके थ्रू इसको समझ सकते हैं, इसके सिमिलैरिटी के थ्रू समझ सकते हैं। अब गारंटी ओके किस सर। किस टाइप की होती है? काइंड्स ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी में भी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप की होती है गारंटी, स्पेसिफिक गारंटी एंड कंटिन्यूइंग गारंटी। व्हेन अ गारंटी इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल डेब्ट or specific transaction is to come to an end when a guaranteed debt is paid or the promise is duly performed, it is called a specific guarantee। यानी कि अगर कोई एक गारंटी दी जाती है किसी एक ट्रांजैक्शन पे कि आप ये ट्रांजैक्शन करिए और इसको इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, या कोई बोलता है, तो अगर वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, वो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, तो वो स्पेसिफिक गारंटी के अंदर आएगी। However, a guarantee which extends to a series of transaction in called continuing guarantee। जो कई ऐसा हो सकता है कि आपने आप एक छोटा सा एक एग्जांपल लीजिए कि आप एक शॉप पे कुछ खरीदने जाते हैं और एज अ गारंटर मैं गारंटी लेता हूं कि आप उस चीज को खरीदते हैं और अगर आपको लॉस होता है तो मैं उस लॉस को उठाऊंगा। तो अगर मैं सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप एक पेन लेने गए हैं, आपको उसमें अगर लॉस होता है तो मैं उस चीज को उठाऊंगा, तो वो एक होगी स्पेसिफिक गारंटी। मैंने सिर्फ एक पेन के बारे में बात की है। पर ऐसा सर हो सकता है कि मैं जब एक गारंटी दे रहा हूं तो मैं एक ऐसी चीज के बारे में गारंटी दूं, यानी कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में गारंटी दे दूं। प्रियांशी आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। तो मैं एक ऐसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपके यहाँ रेंट पे रहने आया है, आपके आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट की अगर गारंटी ले लेता हूँ, क्योंकि जो रेंट पे एक एक रेंट का जो एक एग्रीमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस एग्रीमेंट होता है, मतलब वो मंथ टू मंथ चलता ही रहेगा। तो उस केस में वो स्पेसिफिक गारंटी नहीं होगी, वो कंटिन्यूइंग गारंटी हो जाएगी, क्योंकि वो अगले मंथ भी आएगा, उससे अगले मंथ भी आएगा, तो वो कंटिन्यू होते रहेगा, वो किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है। तो दो टाइप की गारंटीज होती हैं, एक स्पेसिफिक गारंटी, एक कंटिन्यूइंग गारंटी। आप दोनों में अपने अपने एग्जांपल्स लिख सकते हैं। अब एक कंटिन्यूइंग गारंटी को कैसे रिवोक कर सकते हैं, यानी कि उसको कैसे खत्म करें, क्योंकि आपकी जो आपने गारंटी दी वो कंटिन्यू ही होती जा रही है बार बार। तो कंटिन्यू गारंटी को रिवोक कैसे करें? एक तो है स्पेसिफिक गारंटी, वो तो जब पूरा हो गया, आपने एक पेन लिया, पेन आपने खरीद लिया, उसमें लॉस नहीं हुआ आपको कोई, वो खत्म या लॉस हो गया, दोनों ही केस में वो एक एक ट्रांजैक्शन हुई और उस ट्रांजैक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन खत्म होगी। अब दूसरी जो कंटिन्यूइंग गारंटी है, जो चलती जा रही है, उसको कैसे रिवोक करेंगे? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। आपने गारंटी दी, एक कंटिन्यूइंग गारंटी दी, बट अब आप चाहते हैं कि आप उस कंटिन्यूइंग गारंटी को आप उस गारंटी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं? एक नोटिस प्रोवाइड कर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ट्रांजेक्शन द श्योरिटी में एट एनी टाइम रिवोक हिज गारंटी बाय गिविंग द नोटिस टू द क्रेडिटर। वो आप एक नोटिस देके उस गारंटी को कभी भी खत्म कर सकते हैं। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, यानी कि अगर मैंने कोई गारंटी दी है और वो एक कंटिन्यूइंग गारंटी है, मतलब वो कंटिन्यू होती जा रही है, तो अगर इन केस मेरी डेथ हो जाती है तो वो फिर वो कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाएगी दूसरे केस में। इन द सेम मैनर इन विच द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड, a continuing guarantee is also revoked under all circumstances under which the surety is discharged from the liability, such as novation,
रिलीज ऑफ डिस्चार्ज, प्रिंसिपल डेब्टर, क्रेडिटर एक्ट, ये कुछ एक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, ये यहाँ पे दिए हुए हैं सेक्शन 133, इनके थ्रू भी एक कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म की जा सकती है। अब तक हमने बात करी कि श्योरिटी किस चीज के लिए लायबल है, अगर वो गारंटी देता है तो किस किस टाइप की गारंटी होती है। अब हम बात करते हैं कि श्योरिटी जो है, यानी कि जो गारंटर है, उसके अपने राइट्स क्या क्या हैं, उसके अपने अपने क्या क्या राइट्स हैं। तो ये तीन टाइप के हैं कि डेब्टर के अगेंस्ट क्या राइट होंगे, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट होंगे, और को श्योरिटीज के अगेंस्ट क्या राइट होंगे। अगर दो तीन लोग मिलके गारंटी दे रहे हैं किसी चीज की, तो उन दो तीन लोगों को मिलके उनके क्या राइट्स होंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये अलग अलग राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू सब्रोगेशन, राइट टू इंडेमिनिटी। तो इनमें से एक हम पढ़ते हैं, बाकी सब आप खुद डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, और कोई इशू आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो राइट टू इंडेमिनिटी की अगर हम बात करें, हमने इंडेमिनिटी पहले पढ़ा था, इसमें एग्जांपल से हम समझते हैं। A guarantees to C to extent of rupees 2000 payment of rice to be supplied by C to B. C supplies B rice for an amount which is less than rupees 2000 but obtains from A payment of the sum of rupees 2000 in respect of the rice supplied. A cannot recover from B more than the rice actually supplied. तो इसको अगर आप समझें, तो ए ने सी को गारंटी दी, किस चीज की गारंटी दी कि 2000 मैं मैक्सिमम 2000 रुपीज आपको दूंगा इन केस जो राइस जो है, अगर उसके उसमें राइस सेल ऑफ राइस में कोई इशू आ जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो मैं 2000 तक कवर करूंगा। ए गारंटी सीज टू एक्सटेंट ऑफ रुपीज 2000 के एक्सटेंट तक ही वो कवर करेगा। पेमेंट ऑफ राइस टू बी सप्लाइड टू बाय सी टू बी, मतलब सी ने अगर किसी फर्दर तीसरे पर्सन को कोई राइस अब सप्लाई करने हैं, अगर उस ट्रांजैक्शन में कोई भी इश्यू होता है, तो ए ने गारंटी दी है 2000 रुपीज तक की। सी सप्लाइज टू बी राइस ऑफ एन अमाउंट विच इज लेस, अब सी ने जो बी को राइस सप्लाई किए यानी कि सेल किए, वो अमाउंट लेस है 2000 रुपए से, जो गारंटी दी गई थी उससे कम है, but obtains a payment of the sum of rupees 2000 in respect of rice supplied. अब A cannot recover from B more than the rice actually supplied. तो जो क्योंकि गारंटी पूरे 2000 रुपीज की थी, तो ए जो 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 हमारा सी है, सॉरी, ऑब्टेन्स ए पेमेंट ऑफ रुपीज, तो वो पूरे 2000 रुपए की अगर कोई इशू हो जाता है तो पूरे 2000 रुपए के एक्सटेंट की 2000 रुपए मैक्सिमम की ले लेगा। आप इसको बहुत नॉर्मली समझ सकते हैं कि अगर वो सेल कम भी कर रहा है और फिर भी लॉस हो जाता है, तो वो पूरे 2000 रुपए रिकवर कर सकता है, क्योंकि गारंटी जो थी वो पूरे 2000 की थी, तो वो पूरे 2000 रुपए रिकवर कर सकता है उसमें से। तो ये होता है गारंटी ऑफ इंडेमिनिटी, राइट ऑफ इंडेमिनिटी। तो अलग अलग राइट्स हैं, ये राइट्स आप पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग एग्जांपल्स के साथ इनको समझाया गया है। एग्जांपल्स बड़े इजी हैं, तो आप इनको बड़े इजीली समझ पाएंगे। अब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी, यानी कि जिसने गारंटी दी है वो अपनी लाइबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज हो सकता है बाय रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। वो किस तरह से अपनी जो लाइबिलिटी है उससे डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कि वो कैसे अपनी जो लाइबिलिटीज हैं उनसे कैसे हट सकता है। तो रिवोकेशन कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करके हट सकता है बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर ने कुछ कंडक्ट कर दिया, यानी कि उसने लॉज को फॉलो नहीं किया, तो उस केस में वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी अपनी लाइबिलिटी से। बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वो इनवैलिड हो जाता है किसी वजह से, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में भी अपनी लाइबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि उसको उसके ऊपर अब कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद एक कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि डेथ ऑफ श्योरिटी, हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद नोटिस बाय श्योरिटी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं कि नोटिस देकर वो रिवोक कर सकता है, डेथ के केस में रिवोक हो सकता है। ये कुछ केसेस हैं जिन केस में वो जो आपकी गारंटी है वो रिवोक हो जाएगी। बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसी को एक्सप्लेन किया गया कि इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें बताई गई हैं वो इनवैलिड हैं, अगर किसी भी तरह से वो इनवैलिड है, तो उस केस में भी जो लाइबिलिटी है वो रिवोक हो जाएगी। गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस इंटरप्रिटेशन, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू जॉइन द श्योरिटी, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिस केस में
तो ये यूनिट यहाँ पर ही फिनिश होती है। इस यूनिट में अगर कोई इशू है जो हमने डिस्कस किया, कोई टर्म ऐसी हो जो समझ में नहीं आई, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ के ही समझ में आएंगी, और फिर भी कोई ऐसी टर्म हो जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। सर, अनुबंध की शर्तों पर परिवर्तन का मतलब क्यों क्या होता है? इसको तो मैं, आप एक काम करिए, इसको आप या तो मैसेज में टाइप कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी हिंदी में आपको ये नहीं समझा पाऊंगा, या तो आप इसमें अगर बुक में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना रहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर इसको डिस्कस करके नहीं, हिंदी के वो इसका हैं। इसका एक एग्जांपल हमको बता सकते हैं? अच्छा, हाँ बताएं बताएं, किसका? 9.11.2 का। ओके, जस्ट अ मिनट। तो कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर की बात कर रहे हैं आप, है ना? यस सर। 9.11.2। तो पहले तो क्रेडिटर कौन होता है वो आप समझिए। क्रेडिटर वो होता है जो जिसको गारंटी दी गई है, वो होता है क्रेडिटर। ठीक है। यस सर। तो अब इसका एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे कि आपने कहा, हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। नहीं, इसमें एग्जांपल के साथ नहीं बताया हुआ। अगर ये रहा एक एग्जांपल, तो हम वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका एक पार्ट पढ़ते हैं क्योंकि एग्जांपल इसमें नहीं है। अ श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड बाय सच कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ materially altering in terms of the contract of guarantee. For example, C contracts to lend B rupees 2000 on 1st January. A guarantees repayment. C pays the amount to B on 30th August. A discharge from the liability as the conduct has been varied. A surety is liable only for what he has positively undertaken in the guarantee. Any alteration made without the surety's consent in terms of contract between the principal debtor and creditor will be discharged for surety as to transactions subsequent to the variation. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज टाइम पर अगर पे कर देते हैं, अगर गारंटी दी गई है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है, वो गारंटी पूरी हो जाती है, तो उस केस में ये जो जो है जिसने गारंटी दिया वो लायबल नहीं होगा किसी भी चीज के लिए। अब दूसरा एग्जांपल जो इसमें बताया गया है, A becomes surety to C for B's conduct as manager in C's bank. Afterward, B and C contract without A's consent that B's salary shall be raised and that he shall become liable for one fourth of the losses on the overdraft. B allows a customer to overdraw and a bank loses a sum of money. A is discharged from his suretyship due to variance made in terms of। तो इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि अगर ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है बी और सी के साथ, बट बी और सी ने आपस में मिलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर लिया है, तो उस केस में ए अपनी लाइबिलिटीज से जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ए के बिना कंसेंट के वो एक एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक ए का कंसेंट उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। ये होता है कंडक्ट बाय क्रेडिटर। और सर, मुझे कंफ्यूजन है। ये पूछ रही हूँ, इनकी जो धारा है, जो जैसे धारा 139 वाला है, तो मतलब कि इनकी धाराएं याद करनी पड़ेंगी? आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन अगर आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, उससे आपका एक आप पता चल जाएगा एक एग्जामिनर को भी कि आपने इस चीज को पढ़ा है। तो आप याद कर लें तो बहुत अच्छा है। ओके सर। तो हम 2-3 मिनट का टाइम लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट 10 शुरू करते हैं, बेलमेंट एंड प्लेज। तब तक किसी को कोई भी इशू हो तो वो पूछ सकता है, जैसे अभी प्रियांशी ने पूछा था।
तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। किसी ने मैसेज में पूछा कि प्रिंसिपल डेप्टर क्या होता है। तो प्रिंसिपल डेप्टर वो होता है जो पर्सन प्राइमरीली जिसने जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिपेमेंट ऑफ डेप्ट, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस डेप्ट को, यानी कि किसी ने अगर लोन लिया है तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उस लोन को पे करने के लिए, उस डेप्ट को पे करने के लिए, डेट को पे करने के लिए, वो होता है प्रिंसिपल डेप्टर। दे आर मेन बोरोवर, वो मेन बोरोवर होते हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। मेन बोरोवर होते हैं प्रिंसिपल डेप्टर जो होते हैं। अब यूनिट 10 शुरू करते हैं। बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज क्या होता है, मीनिंग ऑफ बेलमेंट क्या होता है, किसी को कोई आइडिया हो तो बताए, नहीं तो फिर हम इसको डिस्कस करना शुरू करें। जैसे सर कोई मतलब कि जैसा कि क्या कहते हैं, मतलब कि कोई बात तो हो रही हो, जैसे आदेशानुसार मतलब कि कोई माल बेचा गया, उससे मतलब कि निपटा, मतलब कि सर जितने मतलब कि दो दो लोग हैं तो मतलब कि आपस में मतलब कि निपट सकते हैं। ठीक है, आप समझाने की कोशिश कर रही हैं तो कोई बात नहीं। तो बेलमेंट का मतलब होता है, बेलमेंट का एक सिंपल सा आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। बेलमेंट का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन को एक चीज दें, उस चीज को कुछ फर्दर बनाने के लिए, वो होता है बेलमेंट। जैसे इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक टेलर का एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप एक टेलर के पास जाते हैं, उसे अपना एक कपड़ा देते हैं कि आप इस कपड़े से मेरे लिए या मेरे लिए कोई क्लोथिंग बना दीजिए, कोई सूट बना दीजिए, शर्ट बना दीजिए, तो वो होता है बेलमेंट। बेलमेंट करना। अब इसमें बेलर कौन होता है और बेली कौन होता है, ये समझने की जरूरत है। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। मतलब अगर मैंने जाके कपड़ा दिया है उससे फर्दर कुछ बनाने के लिए, तो मैं हूं बेलर। और जो पर्सन उस चीज को बना के जो जो जिस पर्सन को दिया जा रहा है वो चीज, वो गुड्स दिए जा रहे हैं फर्दर उस चीज को बनाने के लिए, वो होता है बेली। तो इसमें दो टर्म्स होते हैं, बेलर और बेली, बेलमेंट के अंदर। बेलर वो है जिसने प्रोवाइड किया और बेली जो फर्दर उसको बनाएगा। तो किसी भी बेलमेंट के लिए क्या चीजें एसेंशियल हैं? एग्रीमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पर्पस, रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। मतलब चार चीजें। आप अगर बेलमेंट की बात करें, बेलमेंट के ऊपर कोई कोई क्वेश्चन या क्वेरी आ जाती है तो आप उसमें बता सकते हैं। उसके लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज एग्रीमेंट, यानी कि अगर आप टेलर वाला ही एग्जांपल लेते हैं तो आप उसके साथ एक वर्बल एग्रीमेंट करते हैं कि आप मुझे इस क्लॉथ का कुछ बनाकर देंगे। आप एक स्पेसिफिक एक डायमेंशन बताते हैं, ये चीज बना के देंगे, ये शर्ट बना के देंगे, ये सूट बना के देंगे। वो एक एग्रीमेंट करते हैं आप, एक वर्बल। आप उसको गुड्स डिलीवर करते हैं, यानी कि कपड़ा देते हैं। उसके बाद आप पर्पस बताते हैं आपको किस टाइप की बनवानी है, किस पर्पस के लिए चाहिए, कौन सा ओकेजन है आपका। और उसके बाद वो आपको एक स्पेसिफिक गुड रिटर्न करता है, यानी कि जो आपने कपड़ा दिया उससे एक स्पेसिफिक चीज बना के देता है। तो ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेंगे। इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है इनको। एक नॉर्मल आप एक टेलर का एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं। अब बेलमेंट किस किस टाइप की होती हैं? बेलमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड और ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, यानी कि रिवार्ड के बेस पे भी हो सकती है कि मैं आपके साथ एक बेलमेंट करूं कि मैं आपको कुछ रिवार्ड प्रोवाइड करूंगा, या फिर बेनिफिट का भी केस हो सकता है कि उसमें रिवार्ड या मनी इन्वॉल्व ना हो, कि आपको उसको फर्दर कोई बेनिफिट हो। जो भी हमारे बीच में बेलमेंट हो रही है उससे आपको एक फर्दर बेनिफिट हो जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड तो वही है कि आप एक चीज बनाने के लिए देते हैं, रिवार्ड में आप उनको मनी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट को हम पढ़ते हैं, इसमें ये डिस्कस करते हैं।
तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट की हम बात कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट क्या होता है, काइंड्स ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट क्या होता है। तो bailment for the exclusive benefit of bailor, this is the case where a contract of bailment is executed only for the benefit of the bailor and the bailee does not derive any benefit from it. For example, if you are going out of a station and leave your valuable goods with your neighbor for safety, it is you as bailor who alone is being benefited by the contract. तो ये आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि जिससे सिर्फ बेलर को एग्जाम फायदा हो। बेलर वो है जो प्रोवाइड करता है, हमने पहले डिस्कस किया था, जो प्रोवाइड करता है वो बेलर होता है। तो बेलर को अगर किसी चीज से फायदा हो रहा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट से फायदा हो रहा है, तो उस केस में वो होगा बेनिफिट ऑफ द बेलर। ऐसे ही बेनिफिट ऑफ द बेली, इसका अपोजिट अगर आप मान लें कि किसी केस में सिर्फ बेली का ही फायदा हो रहा है, बेलर का फायदा नहीं हो रहा, तो बेनिफिट ऑफ द बेली होगा। और दोनों का फायदा हो रहा है, वो किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने स्टिचिंग का एग्जाम्पल लिया था टेलर का, तो उसमें दोनों का ही फायदा हो रहा है। आपको एक स्टिच शर्ट या स्टिच सूट मिल रहा है और उसको एक मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो ड्यूटीज ऑफ बेलर, ये कुछ ड्यूटीज हैं जो आप इजीली समझ पाएंगे। ड्यूटी टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स, यानी कि बेलर है अगर कुछ चीज प्रोवाइड कर रहा है, कोई कपड़ा प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो उसके जो डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में पहले से ही बता दे। ऐसा नहीं है कि पहले डिफेक्ट्स ना बताए। ड्यूटी टू बियर एक्सपेंसेस, अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें एक्सपेंस लग रहा है तो एक्सपेंसेस बियर करने का भी उसकी ड्यूटी होती है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली, मतलब बेली के लिए अगर कोई भी चीज अगर कोई लॉस होता है तो दोनों मिलके सफर करें उसको, या तो ये आ जाता है ड्यूटी ऑफ इंडेमनीफाई टू बेली। ड्यूटी टू बियर रिस्क, ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, मतलब अपने गुड्स को लेने का भी एक ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि आप अपना जो गुड्स है उसको वापिस ही ना लें, ये भी एक आपकी ड्यूटी आ जाती है। ऐसे ड्यूटीज ऑफ बेली, ये इसके अपोजिट आपको मिलेंगी, सेम ही ड्यूटी मिलेंगी। तो ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड, मतलब जो गुड्स हैं उनका ध्यान रखना। नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, जो गुड्स आपको प्रोवाइड करेंगे उनका कोई अनऑथराइज्ड यूज ना हो, जो डिस्कस हुआ है सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो यूज हो। अपने गुड्स के साथ जो बेलर के गुड्स हैं उसको मिक्स ना करना, ये भी एक ड्यूटी है। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, जो टाइम पे रिटर्न करना, ये भी एक ड्यूटी है बेली की। सर बेली बेली को हिंदी में क्या कहते हैं, बेली और बेल? ये तो गूगल पे आपको सर्च करना पड़ेगा, मैं हिंदी में तो नहीं बता पाऊंगा आपको बेली में क्या कहते हैं। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको वैसे हिंदी में समझा दिया था बेलर कौन होता है और बेली कौन होता है, और एग्जैक्ट अगर आपको वर्ड चाहिए कि एग्जैक्ट क्या बोलते हैं तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। बेलर वो होता है, मैं फिर से बता देता हूँ, बेलर वो है जिसने कोई भी गुड प्रोवाइड करा, जैसे कि हमने टेलर का एक एग्जांपल लिया था। तो बेलर वो है जिसने वो गुड प्रोवाइड किया, उसको फर्दर जैसे कपड़ा प्रोवाइड किया एक शर्ट बनाने के लिए या एक सूट बनाने के लिए, वो बेलर है। और जो उसको उस सर्विस को फुलफिल कर रहा है वो बेली है। जो बंदा उसको सूट को बना रहा है या शर्ट को बना रहा है वो बेली है। जो उसको बना के वापस एक रिटर्न कर रहा है वो बेली होता है। अब बेलर और बेली हिंदी में एग्जैक्टली कौन होते हैं ये आप एक बार सर्च कर सकते हैं। आपको नहीं मिलता अगर फिर भी, तो फिर मैं आपकी सर्च करने में हेल्प करूंगा इसमें, है ना। अब बेलर के क्या एक क्या, तो बताएं। सर एक तो वो वाला भी होता है ना, क्या हम्म, कहते हैं, जो जो पुलिस वाला भी होता है, वो उसमें भी तो होता है बेलर और बेली वाला। नहीं, पुलिस वाला ऐसा कोई बेलर बेली नहीं होता। बेल की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है बेल, उसका यहाँ पे कोई लिंक नहीं है उसका आपस में। ओके सर। तो अब ये सिंपल से कुछ राइट्स हैं जो बेलर के हैं या बेली के हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे 10.6 और 10.7 में। राइट टू क्लेम डैमेजेस, राइट टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू क्लेम कंपनसेशन, यानी कि अगर बेली से कोई गड़बड़ हो जाती है तो कंपनसेशन का उसका एक राइट है। डैमेज अगर हो जाता है तो उसको डैमेज का लेने का राइट है। और अपने गुड्स को वापस लेने का एक राइट है। ऐसा नहीं है कि वो दे दे और बेली मना कर दे गुड्स को वापस देने में। ऐसे राइट्स ऑफ बेली, ये भी अगर आप समझेंगे तो बड़े इजी हैं।
तो बेली का भी यही है कि राइट टू रिकवर लॉसेस, अगर कोई लॉस किसी भी केस में जो बेलर ने प्रोवाइड की हैं चीजें, अगर उसमें कोई इशू है तो उसका एक राइट है। कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिला है, तो ऑलरेडी मिला है, तो वो भी एक राइट है उसके बारे में इशू को उठाना। वही सारे बेली बेली के राइट्स हैं। तो इन्हीं को एक्सप्लेन करा गया यहाँ पे, राइट ऑफ अ बेलर एंड अ बेली अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। तो एक थर्ड पर्सन अगर हम बात करें तो उस केस में बेलर और बेली क्या क्या राइट्स होंगे वो इस पैरा में समझाए हैं। वो 10.9 है, फाइंडर ऑफ गुड्स। अ पर्सन हु फाइंड सम गुड्स व्हिच डू नॉट बिलोंग टू हिम इज कॉल्ड अ फाइंडर ऑफ गुड। ये बहुत ही कॉमन सी टर्म है, फाइंडर ऑफ गुड क्या है, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं। अगर वो कोई कोई चीज उसे मिलती है जो उसके बिलोंग नहीं करती, तो उस केस में उसके क्या क्या राइट है। राइट टू स्यू फॉर रिवार्ड इफ द ट्रू ओनर ऑफ अ गुड्स हैज डिक्लेयर्ड सम अवार्ड फॉर इस रिटर्न ऑफ लॉस्ट गुड, द फाइंडर कैन स्यू द ओनर फॉर सच अवार्ड। ही विल हैव द राइट टू लीन ओवर द गुड्स। यानी कि फाइंडर, ये एक बहुत कॉमन सी टर्म है जो सब जानते हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स क्या है, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो आपकी नहीं है, अगर तो आप एक फाइंडर ऑफ गुड्स हैं। उस केस में आपके क्या क्या राइट्स होंगे, राइट टू रिवॉर्ड, राइट टू सेल। तो ये कुछ राइट्स हैं जो आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कब हो सकती है, हमने बेलर बेली और बेलमेंट के बारे में पढ़ा। बेलमेंट क्या होती है, बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट क्या होगा, on the expiry of fixed period, on the fulfillment of the object, inconsistent use of bailed, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टर्मिनेशन ऑफ ग्रांटेड बेलमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर जो है अगर वही डिस्ट्रक्ट हो जाता है जिसके बारे में वो बेलमेंट हुई है, जिस चीज के बारे में हुई है, अगर वही डिस्ट्रक्ट हो जाता है किसी वजह से, बेलमेंट इज टर्मिनेटेड। उस केस में जो बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद अगर इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ बेल्ड, इफ द बेली यूजेस द गुड्स in contravention of terms of bailment, the bailor may terminate the bailment even before the term of bailment। अगर जो बेली है वो गुड्स को अच्छे से नहीं यूज करता तो बेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है पहले ही। तो ये कुछ कॉमन सी टर्म्स है जिनको आप बड़ी इजीली समझ पाएंगे। अब मीनिंग ऑफ अ पॉन और प्लेज। पॉन और प्लेज का क्या मीनिंग होता है, प्लेज तो आप सबको पता होगा कि प्लेज क्या होता है, तो पॉन का मीनिंग क्या होता है, PAWN पॉन का, या आप में से किसी को कोई आइडिया हो तो बताए। सर गिरवाता, गिरवी करता। निक्षेपण को गिरवी करता। हाँ जी बताएं। निक्षेपक निक्षेपक और निक्षेपक को गिरवी करता कहते हैं। ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। पॉन और प्लेज का मतलब क्या होता है। इफ यू बोरो ₹100 फ्रॉम बी एंड कीप योर साइकिल विद हिम एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट, it is a contract of pledge. The person taking the loan is called the pledger or pawner. The person with whom the goods are pledged is called a pawnee. Ownership of the pledged goods does not pass to the pledgee. The general property remains with the pledger, but a special property in it passes to the pledgee. The special property is a right to the possession of the articles along with the power to steal on default. तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। पॉन और प्लेजर कौन होते हैं, अगर आप कहीं पे किसी से कोई एक पैसा उधार लेते हैं, अगर आप मनी मनी का डील करते हैं, आप उधार लेते हैं,
और उधार लेने पे आप अपना कुछ गिरवी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें साइकिल का एक एग्जाम्पल दिया था कि उसने 100 रुपीज उधार लिए और साइकिल को गिरवी पे रख दिया, साइकिल विद हिम एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। द पर्सन टेकिंग द लोन, जिसने लोन लिया उसको उसको बोलते हैं प्लेजर, उसने प्लेज, वो प्लेजर है और या पॉनर है। और द पर्सन होम गुड्स आर प्लेज इज कॉल्ड अ पॉनी। तो पॉनर वो है जिसने वो लोन लिया और पॉनी वो है जिसने वो लोन दिया। ठीक है, ये दो दो केस होते हैं। ठीक है, दोनों केसेस में। तो इसके बारे में और पढ़ते हैं। हु में प्लेज, कौन प्लेज कर सकता है? द ऑनर हु इज। तो कौन प्लेज कर सकता है? एक बहुत सिंपल से आप इसको समझ सकते हैं। जो पर्सन प्लेज कौन कर पाएगा? फॉर द एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन में मेक अ वैलिड प्लेज, द ऑनर और द ऑथराइज्ड एजेंट, वन ऑफ द सेवरल को ऑनर्स। मतलब प्लेज का मतलब है यहाँ पर कि जो ऑनर है वो अपनी चीज को ही गिरवी रख सकता है या प्लेज कर सकता है। वो अपनी चीज को पैसा लेके किसी चीज को गिरवी रख सकता है, या फिर अगर 4-5 ऑनर्स हैं तो उनमें से एक ऐसा कर सकता है। कोई एजेंट जिसके पास अभी पोजेशन ऑफ गुड्स है, जो जिस गुड की हम बात कर रहे हैं वो पोजेशन ऑफ गुड्स किसी ऑनर के पास है, तो वो कर सकता है। तो ऐसे केसेस में ये कुछ पर्सन हैं जो एक प्लेज है वो कर सकते हैं। प्लेज एंड बेलमेंट। प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन अगर आप समझें तो एक, अगर आपने किसी के पास भी अगर बाइक या कार अगर आपने उस पे ली हो, रेंट सॉरी लोन पे ली हो, तो आपकी जो आरसी है आप उस पे देख सकते हैं, वहां पर लिखा होता है हाइपोथिकेटेड बाय बैंक पीएनबी या हाइपोथिकेटेड बाय बैंक एसबीआई, जिससे भी आपने लोन लिया है। तो वो होता है हाइपोथिकेशन, यानी कि किसी से लोन पर कोई चीज लेना और लोन लोन पर लेने के बाद उसे रीपे करना, टाइम पे रीपे करना, वो आ जाता है हाइपोथिकेशन के अंदर। अब ये कुछ राइट्स हैं। पोनी के क्या राइट्स होंगे, यानी कि जिसने लोन लिया है उसके क्या राइट होंगे, और पोनर के क्या राइट होंगे। इनमें से अगर एक राइट हम पढ़ें तो राइट टू सेल या फिर राइट टू रिटेनर। राइट टू सेल है कि अगर किसी वजह से जो आपका लोन है वो रिटर्न नहीं हो पाया, रिटर्न नहीं हो पा रहा है लोन, तो जो चीज गिरवी रखी थी उसको सेल करने का राइट आ जाता है उसके पास। ड्यूटीज क्या होती हैं उसकी? ड्यूटीज ये होती हैं कि जो गुड्स उसने रखे हैं उनको वो किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, उसे अपने अपने यूज के लिए ना यूज करे, उनमें से कोई भी चीज अपने गुड्स के साथ ना मिक्स करे। तो कुछ बेसिक से रूल्स हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए। अब पॉनर के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, इनमें से अगर हम एक दो पढ़ें तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ प्लेज एंड रीपे द डेब्ट। पॉनर के क्या ड्यूटी है कि वो जो उसने प्लेज ली है वो प्लेज पूरी करे, जो डेट है उसको पूरा पे करे, उसमें कि कोई भी किसी भी तरह का कोई इशू ना करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू कंपनसेट द पॉनी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू हिम प्रिवेंटिंग द गुड्स पॉन्ड। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी हुए हैं तो उसको भी वो पे करेगा। ये कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इस यूनिट में से किसी को कोई इशू ना आया हो, तो कोई कोई इशू आया हो तो वो इशू पूछ सकता है। सर मुझे एक चीज नहीं समझ में आ हाँ रही। बताएं बताएं। जो प्लम्स और वो उसका पूछ, अरे पोनी का पूछ, वो उसमें एक चीज नहीं है हेडिंग में समझ में आई। जो माल पर कब्जा होने पर, नहीं, माल पे कब्जा होने और त्रुटि करने पर माल को बेचने का अधिकार मतलब कि अधिकार क्या मतलब क्या हो? मतलब यही है जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर आपने किसी से लोन लिया है और साथ में आपने गिरवी पे कोई चीज रखी है, अगर आप उस लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो जो जिसके पास आपने गिरवी रखी है उसके पास राइट है उस चीज को, जो आपने गिरवी रखी है उस चीज को बेच के अपना जो सारा अपना जो उसका लॉस हुआ है उसको रिकवर करने का उसके पास राइट है। ये है इसका मतलब। ओके सर, थैंक यू सर। तो और किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे इसके बाद डिस्कस करनी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एक इसी यूनिट को आज हम डिस्कस करेंगे पूरी। उसके बाद कोशिश करेंगे अगर कुछ और हो पाया तो, नहीं तो फिर हम अपना सेशन क्लोज कर देंगे। हम 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस यूनिट को शुरू करते हैं।
तो नेक्स्ट यूनिट हम डिस्कस करनी शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो इसमें हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कि एजेंट कौन होता है, कौन एजेंसी कौन होती है, और कैसे कैसे क्या क्या चीजें कंसीडर करनी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर। जैसे हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, एजेंट को कौन अपॉइंट कर सकता है? एनी पर्सन हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट हु इज ऑफ साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट। मतलब आप एक एजेंट एम्प्लॉय जब कर सकते हैं जब आप एक मेजोरिटी यानी कि आपकी एक एज है, आपका माइंड साउंड है, यानी कि आपका जो माइंड है वो ठीक है, तो उस केस में आप एक एजेंट को, साउंड माइंड है, एम्प्लॉय एन एजेंट, अब एक एजेंट को एम्प्लॉय कर सकते हैं। एजेंट कौन हो सकता है? एजेंट के केस में भी वही हो सकता है जो एक एक साउंड माइंड का पर्सन है। साउंड माइंड का मतलब होता है जिसका माइंड ठीक से काम करता है, जिसकी एक एज है, जो एक लॉज को फॉलो करता है, जो कोई भी किसी भी लॉ से डिबार्ड नहीं है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने उसे किसी भी लॉ से डिबार नहीं कर रखा है तो वो एक एजेंट बन सकता है। डिफरेंट बिटवीन एजेंट, सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एजेंट, सर्वेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हम पढ़ेंगे। देयर इज टू मच सिमिलरिटी बिटवीन एजेंट एंड अ सर्वेंट as both are employed to the act for and on behalf of principal. However, there is a lot of difference between the two. An agent has the authority to create contractual relationship between the principal and the third party, but the servant ordinarily has no such authority. तो एजेंट और सर्वेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि सर्वेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। आप जैसे उसको गाइड करेंगे, जैसे आप बोलेंगे, सर्वेंट वैसे ही करेगा। सर्वेंट अपनी मर्जी नहीं चला सकता। पर एजेंट जो होता है, आपने कोई एजेंट अपने बिहाफ पे अगर हायर करा है तो वो एजेंट कुछ चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि कुछ चीजों को आपने जो उसे टास्क दिया है वो पूरा करने के लिए वो कई चीजें अपने आप भी ऐड कर सकता है। एजेंट अपने आप कोई चीजें ऐड कर पाएगा, वही जो सर्वेंट है वो अपने आप कोई भी चीज ऐड नहीं करेगा। जैसे उसे इंस्ट्रक्शन मिली है वो उन इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करेगा। अब एजेंसी कैसे क्रिएट हो सकती है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे हो सकती है? एक्सप्रेस, इसमें चार टाइप के एग्रीमेंट हो सकते हैं। एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इम्प्लाइड एग्रीमेंट, रेक्टिफिकेशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो किस किस टाइप के हो सकते हैं? एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो सकता है, यानी कि अगर आपको कोई एजेंसी बहुत जल्दी से बनानी पड़ रही है तो उस केस में आप एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिसमें जो नॉर्मल सी बेसिक चीजें होती हैं वो सारी एग्रीमेंट के अंदर होंगी और स्पेसिफिक चीजें नहीं होंगी। इम्प्लाइड एग्रीमेंट का होता है कि जिसमें आप एक फर्दर आप एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट क्या होता है कि जिसमें आप यू हैव सीन दैट द एजेंसी में बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड फॉर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, थिंग्स स्पोकन और रिटन, ऑर्डिनरी के कॉज और कोर्स ऑफ डीलिंग। फॉर एग्जांपल, ए हैज अ कार बट ही कैन नॉट ड्राइव इट, ही अलाउज हिज नेबर टू बी to drive it. B, while driving the car with A, meets with an accident and injuries to C. C can sue A for damages because B in his implied agent. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, यानी कि अगर आपने बी को हायर करा एज ए एजेंट और बी ने आपकी कार को सी को चलाने को दे दिया, अगर सी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके ऊपर के केस वो सी कर सकता है, क्योंकि जो बी था वो आपका एजेंट था। तो ये होते हैं इम्प्लाइड एजेंसी। उसके बाद ये कुछ और टाइप की एजेंसीज हैं। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी। जैसे नेसेसिटी में अगर हम पढ़े, समटाइम्स ओनिंग द exigencies of the circumstances, the law confers agency on some persons to act as an agent of another person without waiting for the consent of that person. However, before the agency of necessity can be inferred, the following conditions have to be satisfied. यानी कि नेसेसिटी का मतलब होता है कि कई केसेस में जब एजेंट किसका एजेंट है ये पता नहीं चल रहा जो लॉ है हमारा, किसी एक्सीजेंसी यानी कि इमरजेंसी के केस में क्या होता है, जो एजेंसी है, उस जो लॉ है वो अपने आप एक एज ए एजेंट ट्रीट हो जाएगी, आपके बिहाफ पे वो करेगी, क्योंकि एक्सीजेंसी का केस था, इमरजेंसी का केस था, तो आपके बिहाफ पे एज ए एजेंट ट्रीट करेगी, लॉ ऑफ एक्सीजेंसी। उसके बाद बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अनदर मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ अनदर. It can be better understood by example that when a partnership is formed, every partner by operation of law automatically becomes the agent for other partners. यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म है जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं तो सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट एज ए एजेंट वर्क करेंगे।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट्स मतलब आप किस किस तरह से एजेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, जनरल एजेंट एंड स्पेशल एजेंट, मतलब एजेंट्स कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं। अथॉरिटी के बेस पे हो सकते हैं। कई तो एजेंट ऐसे होंगे जिनको आपने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप ये काम कर सकते हैं, आप इतनी ही पावर अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उस केस में जो एजेंट होंगे वो उन्हें जनरल एजेंट होंगे जिनके पास थोड़ी पावर्स हैं। स्पेशल एजेंट वो होते हैं जो एजेंट्स अपने आप, आपने अपने बिहाफ पे कोई एक एजेंट हायर किया जो आपके बिहाफ पे काम करेगा। अगर आपने उसको इतनी पावर्स दी हैं कि वो आपके जो स्पेशल एजेंट वो जो इतनी पावर्स दी हैं कि आप अपने बिहाफ पे भी डिसीजन ले सके, अपने बिहाफ पे भी कुछ चीजें चेंज कर सके, तो वो स्पेशल एजेंट होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, मतलब वर्क के बिहाफ पे भी आप एजेंट्स रख सकते हैं। ब्रोकर, जैसे कि ब्रोकर हो गया, ये वर्क के बिहाफ पे हो गया। फैक्टर हो गया, ऑक्शनर हो गया, ऑक्शन जो ऑक्शन करवाएगा वो ऑक्शनर हो गया। ब्रोकर यानी कि जैसे कि अगर आपने अपने बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है तो वो ब्रोकर हो जाएगा, वो एक एजेंट है। कमीशन एजेंट, बैंकर, ये सारे एजेंट के एक टाइप्स हैं। स्कोप ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, मतलब कितनी अथॉरिटी कितनी देते हैं, उसका स्कोप कितना होता है। व्हेन एन एजेंट हैज without authority done acts or incurred obligations to third persons on behalf of his principal, the principal is bound by such acts or obligation if he has। तो अगर एजेंट अपने बिहाफ पे कोई भी चीज कर देता है, अपने बिहाफ पे कोई भी ऑब्लिगेशन ले लेता है थर्ड पर्सन पे, तो उस केस में आप जो प्रिंसिपल है यानी कि जिसने उस एजेंट को हायर करा है वो वो ऑब्लाइज्ड, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी तरह के लॉसेस के लिए। प्रिंसिपल ही होगा, एजेंट नहीं होगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय एजेंट, यानी कि अथॉरिटी जो आपने एक एजेंट हायर किया जो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो फर्दर किसी और को वो पावर्स या अथॉरिटी नहीं दे सकता। और अगर दे सकता है तो किस केस के अगर क्या रूल्स वो फॉलो करेगा अगर उसको फर्दर वो अथॉरिटी किसी और को देनी है। Where the custom of trade permits delegation, where the principal knows that the agent intends to delegate, यानी कि जहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो आपका एजेंट है वो डेलीगेट कर रहा है पावर, where the emergency makes it necessary to delegate। तो ये सारे केसेस हैं जिसमें जो एजेंट है वो फर्दर अपनी जो पावर्स है उनको डेलीगेट कर सकता है, यानी कि आगे फर्दर दे सकता है। सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन होते हैं। सब एजेंट वो होते हैं जो अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज डिफाइंड बाय सेक्शन 194 वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट एज द प्रिंसिपल in the business of agency has named another person accordingly. Such person is not a sub agent but the agent of principal for such a part of business the agency is interested by him। तो क्या इससे अगर हम समझना चाहें, वेयर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी कि किसी एजेंट के पास अगर कोई अथॉरिटी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी है टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट एज द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। तो अगर एजेंट के पास, अगर आप दो तीन पार्टनर्स हैं और आपने एक एजेंट रखा है, अगर एजेंट के पास एक अथॉरिटी है, यानी कि उस एजेंट के पास एक अथॉरिटी है कि वो किसी भी पार्टनर को एक प्रिंसिपल मान सकता है, यानी प्रिंसिपल का मतलब है जो एजेंट हायर कर रहा है। तो अगर वो किसी भी पार्टनर को प्रिंसिपल मान सकता है तो वो हो जाता है एजेंट बाय अथॉरिटी। सब एजेंट, वो एक सब एजेंट हो जाता है। सब एजेंट जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट उसको कहेंगे हम। उसके बाद आ जाता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। Sometimes a person may act for another person without any express or implied authority from that other person. The person in whose name the act has been done may either disown the act of that person or may approve the actions. This act of a person affirmation by the person whose name the act has been done is known as ratification। यानी कि कई केसेस में ऐसा होगा कि अगर दो पर्सन एक डील को कर रहे हैं, समटाइम्स अ पर्सन में, तो अगर उस केस में दूसरा पर्सन आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है तो वो एक्ट ऑफ रेटिफिकेशन होगा। अगर इसको हम एग्जांपल में समझे, फॉर एग्जांपल ए में एक्ट एज बी's एजेंट ऑल्दो ए हैज नो प्रायर अथॉरिटी फ्रॉम बी। When B comes to know of it, he may either disown the act of A or may subsequently accept him। यानी कि आपके बिहाफ पे अगर किसी ने डिसीजन ले लिया है पर आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो अगर आप जब आपको इस बारे में नॉलेज होती है कि आपके बिहाफ पे डिसीजन ले लिया गया है, तो या तो आप उस डिसीजन को मान सकते हैं या फिर आप उस डिसीजन को छोड़ सकते हैं।
तो ये होता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, यानी कि आपको पता नहीं था कि डिसीजन लिया गया है, तो आपके पास एक राइट है। जब आप उस जब यू गॉट टू नो कि डिसीजन ले लिया गया है, तो उस केस में आपके पास एक राइट है कि आप या तो उस डिसीजन को मान सकते हैं या उस डिसीजन को नहीं मान सकते हैं। अब एजेंट के क्या राइट होते हैं, यहाँ पे एक बार खुद इसको अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी इजीली समझ पाएंगे। राइट टू लीन, राइट टू रिटेनर, इसमें से एक को अगर हम पढ़ें, अगर किसी एक को हम पढ़ते हैं, राइट टू कंपनसेशन। द एजेंट हैज द राइट टू रिसीव कंपनसेशन फॉर द इंजरीज और लॉसेस सफर्ड ड्यू टू द प्रिंसिपल नेग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल। फॉर एग्जांपल, ए एम्प्लॉयज बी एज ब्रिक लेयर इन द बिल्डिंग अ हाउस पुट्स द। तो राइट टू कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? एजेंट का मतलब है अगर आपने अपना घर बनाने के लिए आपने कुछ मजदूर आपने हायर किए हैं, तो अगर वो मजदूर किसी वजह से आपका घर बनाते टाइम अगर कोई भी अगर उनको लॉस होता है, तो उनका एक राइट है कि वो कंपनसेशन आपसे मांग सकते हैं। ड्यूटीज क्या होती हैं एजेंट की? ड्यूटीज वही होती हैं कि आपके जो किसी भी एजेंट को जो जो चीजें करने को कहा गया है वो वही करे, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करे, कोई भी चीजें और कोई भी ऑब्लिगेशन अपने आप ना ले। आपको जितनी अथॉरिटी और पावर दी गई है, आप उतनी अथॉरिटी और पावर को ही यूज करें, उससे ज्यादा कोई यूज ना करें। उसके बाद ड्यूटी ऑफ रेंडर अकाउंट्स, ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल, यानी कि अगर एजेंट को कोई भी चीज इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसकी ड्यूटी है वो प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करे। नॉट टू डील ऑन हिज ऑन अकाउंट, अपने आप से कोई डिसीजन ना ले, अपने सीक्रेट प्रॉफिट्स ना बनाए। अगर आपने उसको एजेंट रखा है तो वो आपके जो भी प्रॉफिट हो आपको बताए, ट्रांसपेरेंसी रखें, अपने सीक्रेट कोई प्रॉफिट ना बताए। और ड्यूटी टू एक्सरसाइज अथॉरिटी पर्सनली, अपनी जो अथॉरिटी है उसको ही एक्सरसाइज करे, फर्दर कोई अपनी अथॉरिटी ना ले। ड्यूटी टू डेथ एंड इंसेनिटी ऑफ द प्रिंसिपल, ड्यूटी ऑन द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या क्या ड्यूटीज हैं वो सारी अपनी निभाए। तो ये यूनिट यहीं पर ही कंप्लीट है हो रही है। इसमें मेरे ख्याल से लास्ट एक टॉपिक जो रह रहा है वो है प्रिंसिपल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट। एजेंट की क्या क्या लाइबिलिटी होती है? तो व्हेन एक्टिंग ऑफ अ फॉरेन प्रिंसिपल, व्हेन एक्टिंग, तो इसमें से अगर हम एक पढ़े, व्हेन द प्रिंसिपल थ्रू डिस्कवर्ड, या फिर व्हेन एक्टिंग ऑफ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट फॉर एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, द एजेंट इज पर्सनली लायबल. The reason for it is that because the third party while making the contract relied upon the credit of the non-agent and consequently the agent becomes responsible for the transactions. तो अगर एजेंट जो है कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी के साथ और वो अपना प्रिंसिपल के बारे में डिस्क्लोज नहीं करता है, फॉर एग्जांपल आपका एक एजेंट है, आपने किसी एजेंट को हायर किया है, अब वो एजेंट अब जो भी किसी भी चीज के लिए हायर किया है वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो फर्दर कैरी आउट करता है, पर जिसके साथ वो कैरी आउट कर रहा है उसको वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो उस केस में जो एजेंट है वही लायबल होगा। किसी भी जो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल है उसके जो भी उसके इश्यूज होंगे, लॉस होगा, जो भी कुछ भी होगा, रिस्पॉन्सिबल हर ट्रांजेक्शन के लिए वो एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल उस केस में नहीं होगा। तो लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल टू थर्ड पार्टीज, यानी कि अगर मैंने एक एजेंट हायर किया है तो मेरी क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी उस थर्ड पार्टी के लिए। तो इसको आप बड़ी इजीली समझ सकते हैं कि मैंने एक एजेंट को हायर किया है, अपने किसी, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एक कार सेल करने के लिए एक एजेंट को हायर किया है। अब एजेंट की सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस कार को सेल करेगा, जितना मैंने उसे एक प्राइस रेंज दिया उस प्राइस रेंज में सेल करेगा, ना उससे ज्यादा में सेल करेगा ना उससे कम में सेल करेगा। तो उस प्राइस रेंज में सेल करने के बाद मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस एजेंट की सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसे बताया गया सेल करना है, और ये इतने। मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो मैंने कार जो प्रोवाइड की थी वो कार जितनी जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं, जो चीजें जो उसके फंक्शंस मैंने बताए सारी चीजें अवेलेबल हैं, मैंने उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी। मेरे ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, मैं जो ये सारे फॉलो करने हैं कि किसी भी तरह से मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दूं, जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी सही हों। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक प्रिंसिपल की, यानी कि जो एक एजेंट को हायर कर रहा है। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी का मतलब होता है आप दो लोगों के बीच में एक एजेंसी क्रिएट हुई है, आपने एक एजेंट हायर किया है, तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी क्या होगा?
तो बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय प्रिंसिपल, बाय यानी कौन टर्मिनेट कर सकता है किसी भी एक एग्रीमेंट को, कौन टर्मिनेट कर सकता है? प्रिंसिपल टर्मिनेट कर सकता है, एजेंट टर्मिनेट कर सकता है, या एग्रीमेंट के अंदर कोई इश्यूज हैं तो वो एग्रीमेंट अपने आप से ही टर्मिनेट हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है जो हमारे लॉज बने हुए हैं अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उस केस में भी वो एक टर्मिनेट हो जाएगा, जो हमारा जो एजेंसी बनी हुई है, जो एग्रीमेंट बना हुआ है। तो ये यूनिट हमारी यहीं पर ही फिनिश हो रही है। इसके बाद मेरे ख्याल से इस ब्लॉक में कोई यूनिट नहीं है। आप एक बार इसको रीड आउट कर सकते हैं, हमारे पास कुछ टाइम है तब तक, और अगर कोई इशू आता है तो आप में से जो भी जिसको भी कोई इशू है वो पूछ सकता है। सर सर कुछ
सर ये पूछ रहे पुष्टि की जाने वाली एजेंट के कार्य वैधानिक होने चाहिए, अवैधानिक नहीं। इसका मतलब कि सत्य असत्य में मुझे तो इसका कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है। चलिए, आज का अगर किसी को कोई इश्यू नहीं है तो आज का सेशन क्लोज करते हैं। सर मुझे क्वेश्चन मैंने पूछा था, ये पूछ रही हूँ पुष्टि की जाने वाले एजेंट के कार्य वैधानिक होने चाहिए, अवैधानिक ही नहीं। इसका सत्य असत्य मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक बार पॉइंट वो बताइए, कौन सा वो है टॉपिक, कौन सा? ये 11.133 का मतलब कि थोड़ा सा ऊपर है, पांचवा। 11.33? 11.33 तो है नहीं इसमें। अरे 11.30 ऊपर मतलब कि जो प्रश्न उत्तर होते हैं ना, क्वेश्चन आंसर, जी, उसमें सत्य असत्य पूछा, उसमें सबसे पहला ही ये पॉइंट, पांचवे का पहला। पांचवे का पहला हो, एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी इज नॉट टाइटल्ड फॉर एनी रेमुनरेशन। ये पांचवे की बात कर रहे हैं ना, फिफ्थ की? हाँ पांचवे का फर्स्ट। पांचवे का फर्स्ट। यस सर। X without Y's authority lends Y's money to Z, ये वाला। Afterward Y accept interest on the money यस। from। तो इसका मतलब है X without Y's authority lends Y's money to Z, यानी X एक एजेंट है, वो Y की मनी Z को दे देता है उसकी अथॉरिटी के बिना।
Afterwards, Y accepts the interest on the money, just on the money from the Z. Y's conduct does not imply a ratification of a loan. तो इसमें क्या पूछना चाहते हैं कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यस सर। ये ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि वाई की मनी है एट द एंड, वो प्रिंसिपल की मनी है, वो एक एजेंट की मनी नहीं है। तो उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो पूरा लायबल है अपना इंटरेस्ट लेने के लिए उस मनी पे। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, जैसे पुष्टि की जाने वाले एजेंट के कार्य वैधानिक होने चाहिए या अवैधानिक ही होने चाहिए? तो एजेंट के नहीं कार्य है। तो वैधानिक ही होने चाहिए, अवैधानिक क्यों होंगे? अगर कोई भी एजेंट है तो उसके कार्य जो है वो वैधानिक ही होने चाहिए, अवैधानिक नहीं होने चाहिए। अवैधानिक नहीं है। ओके सर। चलिए फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। सबको हैव अ गुड गुड डे, इवनिंग सर। गुड इवनिंग।